नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञान दैनिक क्लासेज ऑनलाइन। तो आज से हम क्लास 12 NCERT पर आधारित जीव विज्ञान की शुरुआत करेंगे और हम इसमें जो पहला पाठ है उसे पढ़ेंगे। और वो पहला पाठ है आपका जीवों में जनन। क्या है? जीवों में जनन। जीवों में जनन, ये हमारा पहला पाठ है। तो इकाई 1 जीवों में जनन, इकाई 1 ये हमारा है। और ये किसका है? क्लास 12 NCERT जीव विज्ञान। तो एक बात ध्यान देना, आज से हम जीव विज्ञान की शुरुआत करेंगे। एक बात यहाँ पे समझने योग्य बात होती है, यदि हम बात करेंगे जीवों में जनन की, तो पहले हमको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, कुछ बेसिक जानकारियों को प्राप्त करना होगा। हमें समझना पड़ेगा कि जीवन क्या है, जीवन क्या है। साथ ही साथ हमें समझना पड़ेगा जीवन काल क्या है, जीवन काल क्या है। तो यदि हम जीवों में जनन की बात करते हैं, यदि हम जीवों में जनन की बात करते हैं, तो हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। हमें समझना पड़ेगा जीवन क्या है, जीवन काल क्या है। तो आइए हम समझते हैं जीवन के बारे में। किसके बारे में? जीवन के बारे में हम समझते हैं। देखिए, एक छोटे बच्चे का जन्म होता है, एक छोटे बच्चे का जन्म होता है और उसका क्रमिक विकास होता है। और एक समय उसकी वृद्धि, एक समय वह बड़ा होता है, मतलब क्रमशः उसकी वृद्धि होती रहती है। और उसके बाद वह पढ़ने जाता है, पढ़ने के उपरांत उसका विकास होता रहता है और बचपना आता है। बचपना के बाद वो पढ़ने के कुछ समय बाद वो अपनी नौकरी करता है। नौकरी के बाद उसके शादी होती है और उसके खुद के बाल बच्चे होते हैं। और ये समय अपने क्रम से चलता रहता है और एक समय आदमी क्या होता है? वृद्ध हो जाता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यही क्या है? यही है जीवन की कहानी, यही है जीवन। एक बार हम इसे डायग्राम द्वारा समझते हैं। मान लीजिए मानव है, इसका जन्म हुआ, ये मानव है, मानव का जन्म हुआ। अब इसका विकास होगा, फिर बचपन आएगा, बचपन यहाँ पे क्या आएगा? बचपन आएगा। बचपन के बाद फिर क्या होगा? ये आगे की ओर यही क्रम आगे की ओर क्रमशः चलेगा, इसकी वृद्धि होती रहेगी। तो वयस्क क्या बनेगा? वयस्क बनेगा। फिर ये शादी करके, मतलब पेरेंट, मतलब माता पिता बनेगा। क्या बनेगा? पेरेंट बनेगा। उसके बाद वृद्धि होगी, ये क्या होगा? बूढ़ा होगा, मतलब वृद्ध हो जाएगा। और लास्ट में उसकी क्या होगी? लास्ट में इस मानव की मृत्यु हो जाएगी। तो यही क्या है आपका? यही है जीवन की कहानी कि पहले मानव का क्या होगा? पहले मानव का जन्म होगा, उसका क्रमिक विकास होगा, बचपना आएगा, पढ़ने जाएगा, उसके बाद वयस्क होगा, नौकरी करेगा, शादी करेगा और फिर पेरेंट बनेगा, मतलब बच्चे को उत्पन्न करेगा। और एक समय अपनी गति से चलता रहता है। एक समय वह वृद्ध हो जाएगा और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यही क्या है? यही है जीवन का सारांश, जीवन का अर्थ। अब हम एक बात को समझते हैं कि जिस प्रकार स्कैंडल, मतलब मोमबत्ती, बात करते हैं हम किसकी? स्कैंडल या मोमबत्ती। तो देखिए, मोमबत्ती जलती रहती है और वो हर समय नहीं जलती है। एक मान लीजिए मोमबत्ती है, अब इसको हमने जलाना आरंभ किया तो इससे प्रकाश निकलता रहता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि मोमबत्ती बुझ जाती है। तो इस मोमबत्ती का महत्व यहाँ पर, मतलब इसकी चर्चा हमने यहाँ पर क्यों किया? इसका मतलब ये है कि इस मोमबत्ती का महत्व यहाँ पर यह है कि इस मोमबत्ती के माध्यम से कितने लोगों को प्रकाश मिला, कितने लोगों को उजाला मिला।
ये महत्व है इस मोमबत्ती, इस कैंडल का। उसी प्रकार मानव जीवन का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। मानव जीवन का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म से लेकर ये जो क्रमशः समय चलता रहता है, ये अपने गति से बीतता है, लेकिन उसका महत्व यहाँ पर यह होता है कि उस व्यक्ति ने कितने व्यक्ति के हृदय में या मन में जो अंधियारा है कितना दूर किया, किसी दूसरे व्यक्ति के मन में कितना प्रकाश को डाला। यही अर्थ होता है किसका, मानव जन्म का। तो हमने इस बात को समझा। हमारे इस कहानी का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के व्यक्ति के अंधियारे को जितना दूर करेगा, जितना वह प्रभाव डालेगा, यही उसके संसार में आने का सबसे बड़ा फायदा है। तो हमने बात किया जीवन के बारे में। अब हमें जीवन का सारांश अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि मानव का, ये मानव है, इसका जन्म होगा, विकास होगा, बचपना आएगा, पढ़ने जाएगा, वयस्क होगा, नौकरी करेगा, फिर शादी के बाद बच्चे उत्पन्न होंगे, शादी करेगा, और यहाँ पे एक समय वृद्ध हो जाता है, अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। यही क्या है, यही है आपका जीवन। अब हम बात करते हैं कि जीवन काल क्या है। किसकी बात करेंगे, जीवन काल की हम बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि जीवन काल क्या है। आप कहोगे किसी भी जीव का, किसी भी जीव का, या जो जीव है मान लीजिए किसी भी जीव की जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच के समय को ही जीवन काल कहते हैं। जीवन काल कहते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देना, राइटिंग और लिखावट को लेकर काफ़ी लोग के मन में समस्या होगी। एक बात हम आपसे ये कहना चाहते हैं, सभी भाइयों बहनों से कहना चाहते हैं जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके सामने जो कुछ हम लिख रहे हैं उसको व्याख्यान भी कर रहे हैं, उसका व्याख्यान भी हम कर रहे हैं। इसलिए आपको ज़्यादा लिखावट को लेकर समस्या नहीं होनी चाहिए, और जिसको समस्या होती है वो अपनी समस्या को दूर करें, अन्यथा वीडियो न देखें। हमारा मतलब है जो भी हम लिखेंगे पढ़ेंगे वो आपके काम का रहेगा, आपको पूरा समझ में आएगा, कंटेंट इसमें अधिक मिलेगा, बातें फालतू हम ज़्यादा नहीं करते हैं। तो यदि वीडियो आपको समझ में आए तो देखिए, ना समझ में आए तो ना देखिए। तो हमने इस बात को देखा, और आप कहोगे कि किसी भी जीव का जो जीवन काल होता है उसका मतलब है कि उस जीव का जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच की जो अवधि होती है, जो समय होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। अब आइए हम इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए एक जीव है जो क्या हुआ है, जन्म लिया 19वीं शताब्दी में, और मृत्यु होती है मान लीजिए किस में होती है, यहाँ पे होती 1970 में होती है। तो अब इस व्यक्ति का जो जीवन काल है, वो कितना होगा, 70 वर्ष होगा। कितना होगा, 70 वर्ष इस व्यक्ति का जीवन काल होगा। तो हमने यहाँ तक देखा और इसे बढ़िया से समझा। अब हम देखेंगे इसके आगे। तो हमने समझा जीवन और जीवन काल के बारे में। एक बात ध्यान देना अथवा याद रखेंगे कि जीवन चाहे जिसका भी हो, कोई भी जीव हो, सबका क्या होता है, जीवन काल होता है, चाहे उसका छोटा जीवन काल हो या बड़ा जीवन काल हो। हम जानते हैं जो जीवाणु होता है, जो क्या होता है, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया वह हर 20 मिनट में 2 भागों में बट जाता है, 2 भाग में बढ़ जाता है। मान लेते हैं कि जीवाणु है, 20 मिनट बाद ये 2 ऐसे जीवाणुओं में बट जाएगा, और पुराने वाले जीवाणु का अस्तित्व नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो हमने इस बात को ध्यान दिया। तो इसका मतलब ये है कि जीवन काल चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन जीव को एक दिन मरना पड़ता है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि जीवन काल जो होता है
वो आपका कुछ घंटों से या कुछ मिनट से लेकर कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटे का हो सकता है, कुछ घंटे से लेकर कुछ दिनों का हो सकता है, कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक हो सकता है, और कुछ महीनों से लेकर कई सौ वर्षों तक हो सकता है। लेकिन जीव की एक दिन मृत्यु होगी। जो इस धरती पर सत्य है वह है मृत्यु। यदि कोई जीव जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु अवश्य ही होगी। तो हम एक बात को ध्यान देंगे कि जीवन काल चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अब इस बात को हम इस प्रकार समझते हैं कि कुछ जीव जैसे बैक्टीरिया में जीवन काल 20 मिनट का होता है, क्योंकि 20 मिनट बाद ये जीवाणु आपस में मतलब बढ़ जाता है और पुराने जीवाणु का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार हमने देखा कि चाहे जो भी जीव हो, प्रत्येक जीव का अपना एक निश्चित जीवन काल होता है, जो उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच के समय को दर्शाता है। अगर एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि यदि जीवाणु को और प्रोटोजोआ को यदि जीवाणु और प्रोटोजोआ को यदि उचित माध्यम या मीडियम में छोड़ दें और इनको उचित पोषण मिलता रहे, उचित पोषण मिलता रहे, तो ये कभी नहीं मरेंगे, हमेशा विभाजित होते रहेंगे। इसीलिए NCERT किताब में लिखा गया है कि जीव मतलब कोई भी जीव हो, सब का जीवन काल होता है, लेकिन एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर। अब आप कहोगे सर क्या एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं, इनकी मृत्यु नहीं होती है? तो देखिए, इनकी भी मृत्यु होती है, लेकिन इनका लाइफ स्पान अर्थात जीवन काल नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि हम समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए अभी हमने उदाहरण लिया था कि एक जीवाणु है 20 मिनट बाद 2 जीवाणु में बढ़ गया, मतलब ये जीवाणु मरता नहीं है, 2 भागों में अलग हो जाता है, बढ़ जाता है। इसीलिए इसकी क्या होती है, मृत्यु नहीं होती और इसका जीवन काल नहीं होता, लेकिन ये विभाजन कर लेता है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य ये है, यदि इनको उचित पोषण और उचित माध्यम में रखा जाएगा तो ये कभी नहीं मरेंगे, हमेशा विभाजन करते रहेंगे। तो हमने इस बात को समझा, और यही सबसे बड़ा कारण है कैंसर बीमारी का, जो कि आज के समय में कैंसर एक गंभीर बीमारी बनी हुई है। यही कारण है कैंसर बीमारी का, जो आज के समय में एक गंभीर बीमारी बनी हुई है। और कैंसर कोशिकाएं जो हैं वो अमर कोशिकाएं हैं। कैंसर कोशिकाएं जो होती हैं वे अमर कोशिकाएं होती हैं। इसका मतलब ये है कि कैंसर कोशिकाओं को यदि उचित माध्यम और उचित पोषण मिलता रहे तो ये कभी नहीं मरेंगे, तो ये कभी नहीं मरेंगी और ये लगातार विभाजन करती रहेंगी, अर्थात बीमारी को एक गंभीर रूप देती रहेंगी। इसीलिए इस प्रकार की कोशिकाओं को अथवा एक कोशिकीय जीव को अमर कोशिकाएं कहते हैं। अमर कोशिकाएं कहते हैं। प्रश्न आता है अमर कोशिकाएं क्या होती हैं? तो आप कह देंगे कैंसर की कोशिकाएं अथवा क्या होगा, एकल कोशिकाएं जो होती हैं, अमीबा हो गया, या आपके मान लेते हैं जीवाणु हो गए और कैंसर कोशिकाएं हो गई, ये सब क्या होंगी, ये सब आपकी होंगी अमर कोशिकाएं।
अमर क्यों होती हैं? क्योंकि यदि हम उचित माध्यम में रखेंगे, उचित पोषण मिलता रहेगा, तो ये लगातार विभाजित करती रहेंगी, लगातार विभाजित करती रहेंगी, बंटवारा करेंगी और आपस में कभी नहीं मरेंगी। जैसे 2, 2 से 4, 8, 16, 32, 64, इस क्रम में ये कैंसर कोशिकाएं अथवा अमर कोशिकाएं अपना विभाजन करती हैं और बीमारी को लगातार बढ़ाती हैं। अब आपकी एनसीईआरटी किताब में कुछ जीवों के जीवन काल दिए गए हैं, कुछ जीवों के जीवन काल दिए गए हैं और कुछ के रिक्त स्थान छोड़ दिए गए हैं। तो जो रिक्त स्थान है उसको आप स्वयं भरने के लिए कहा है। तो आइए हम देखते हैं कुछ जीवों के प्रमुख जीवन काल। तो पहला, इसी क्रम में जो पहला जीव है वो है आपका मानव। कौन है? मानव, जिसका जीवन काल कितना होता है? 60 से 80 वर्ष। कितना होता है? 60 से 80 वर्ष होता है। ये मानव का जीवन काल है। उसी प्रकार हाथी, हाथी का जो जीवन काल होता है वो 60 से लेकर 90 वर्ष का होता है। कितना होता है? 60 से लेकर 90 वर्ष का जीवन काल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कुत्ता की। तो कुत्ता की जो आयु होती है, कुत्ता इसकी आयु 20 से लेकर 30 वर्ष होती है। कुछ किताब में थोड़ा आंकड़े आपको इधर उधर मतलब हो सकते हैं, लेकिन जो यहाँ लिखा गया है वही सही मान के चलिएगा, या आप नेट से देखेंगे तो आपको यही आंकड़े प्राप्त होंगे। अब आपने ये देखा, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि कुत्ता जिलाए उनको मतलब पाले थे और वो क्या होता है जल्दी मतलब कम समय मर जाता है। तो देखिए, अचानक मृत्यु होगी उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे औसत दिया गया है। औसत का मतलब होता है कि यही एक निश्चित समय होता है, इतने वर्ष तक लगभग जीव जीवित रहता है। उसी प्रकार देखिए गुलाब की हम बात करते हैं। गुलाब 5 से 7 वर्ष। कितना? 5 से 7 वर्ष। गुलाब 5 से 7 वर्ष। उसके बाद हम और भी देखते हैं जो है यहाँ पे तोता या पैरेट। तोता 140 वर्ष। 140 वर्ष तोता जीवित रहता है। उनकी प्राकृतिक मृत्यु 140 वर्ष के बाद होती है। बरगद का पेड़ जो होता है वो 200 से 300 वर्ष। कितना? 200 से 300 वर्ष तक जीवित रहता है। 200 से 300 वर्ष तक जीवित रहता है। उसके बाद हम देखेंगे घोड़ा। तो घोड़ा जो है, घोड़ा इसका जो जीवन काल होता है वो 60 वर्ष होता है। मगरमच्छ इसका भी जो जीवन काल होता है 60 वर्ष का होता है। 60 वर्ष का होता है। तो ये हम कुछ प्रमुख जीवों के जीवन काल के बारे में देख रहे हैं। कौवा का जीवन काल जो होता है वो होता है 15 वर्ष। इसकी प्राकृतिक मृत्यु कितने? 15 वर्ष के बाद होती है। कछुआ इसका जो जीवन काल है 100 से लेकर 150 वर्ष। कितना? 100 से लेकर 150 वर्ष। गाय का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? वो आपका होता है 20 से 25 वर्ष। 20 से 25 वर्ष गाय का जीवन काल होता है। साथ ही साथ हम देखेंगे उसका जीवन का मक्खी का जीवन काल। मक्खी का जीवन काल 1 माह होता है। 1 माह होता है इसका जीवन काल। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर केला का जीवन काल होता है 2 से 5 वर्ष। 2 से 5 वर्ष। फिर हम देखेंगे धान के तो इसका जो जीवन काल होता है 3 से 4 माह। 3 से 4 माह। फिर हम देखेंगे यहाँ पर इस चीज़ को देखा, और उसके बाद हम देखेंगे और जीवों के जीवन काल को। अब हम देखेंगे लास्ट में तितली का जीवन काल। किसका? तितली का जीवन काल 1 हफ्ते होता है। 1 हफ्ते
हफ्ते, एक हफ्ते होता है। और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे बिल्ली का जीवन काल। बिल्ली का जीवन काल, तो इसका जीवन काल कितना होता है? बिल्ली का जीवन काल होता है 40 वर्ष। तो हमने यहाँ पर जीवों के मतलब कुछ प्रमुख जीवों के जीवन काल को देखा। वैसे हम आरबीसी की बात करते हैं, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनका भी अपना जीवन काल होता है। जीवाणु की बात करते हैं, जीवाणु तो इनका होता है 20 मिनट। कितना? 20 मिनट इनका जीवन काल होता है, 20 मिनट का। तो हमने यहाँ पे देखा कुछ प्रमुख जीवों के जीवन काल को। अब हम देखेंगे इसके आगे प्रजनन क्या है। प्रजनन क्या है, आइए हम समझते हैं। तो अब हम बात करेंगे जनन की। किसकी? जनन अथवा प्रजनन। प्रजनन, आइए हम समझते हैं जनन अथवा प्रजनन क्या होता है। तो आप कहोगे कि प्रजनन एक जैविक क्रिया है। प्रजनन एक जैविक क्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही तरह के नए संतान को उत्पन्न करता है। प्रजनन एक जैविक क्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही तरह के नए संतान को उत्पन्न करता है। जैसे देखिए, इस पृथ्वी पर, इस धरती पर मानव आज भी है। आज के कई सौ वर्ष पहले भी रहा होगा और आने वाले दिनों में भी रहेगा। उसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण लेते हैं कि आज के समय में जो फसलें हैं, जो पौधे हैं, वे पहले भी रही होंगी और आने वाले आगे भी रहेंगी। लेकिन कैसे रहेंगी? जब हम उनका प्रजनन करेंगे, प्रजनन के तरीके से उपजाएंगे। कुछ ऐसी भी फसलें हैं, यदि उनका उपयोग मानव न करे तो वे फसलें नष्ट हो जाती हैं, वे फसलें फिर दोबारा हमें नहीं मिलती हैं। तो उसके अंतर्गत आपका आता है गन्ना। क्या आता है? गन्ना आता है। यदि गन्ने का उपयोग मानव न करे, मानव इसे लगाना बंद कर दे, इसे उगाना बंद कर दे, तो एक समय गन्ने की प्रजाति समाप्त हो जाती है। और जब इसकी प्रजाति समाप्त हो जाएगी तो गन्ना आपको नहीं मिलेगा। उसी प्रकार प्रजनन, प्रजनन एक जैविक क्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही तरह के प्रजनन प्रक्रम द्वारा नए संतान को उत्पन्न करता है या अपने ही तरह के नए जीव को उत्पन्न करता है, प्रजनन कहलाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देना, प्रजनन आपके दो प्रकार के होते हैं। प्रजनन आपके दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है आपका लैंगिक प्रजनन, लैंगिक, और दूसरा है आपका अलैंगिक, अलैंगिक, दूसरा है अलैंगिक। तो देखिए, पहला है आपका लैंगिक प्रजनन, दूसरा है अलैंगिक प्रजनन। तो देखिए, लैंगिक प्रजनन क्या है? आप कहोगे लैंगिक प्रजनन वह प्रजनन होता है जिसमें, लैंगिक प्रजनन वह प्रजनन होता है जिसमें नर और मादा अर्थात दो जीव भाग लेते हैं। लैंगिक प्रजनन वह प्रजनन है जिसमें दो जीव, नर और मादा दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, तो वह प्रजनन लैंगिक प्रजनन कहलाता है। उसी प्रकार अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन का अर्थ होता है अथवा अलैंगिक प्रजनन वह प्रजनन होता है जिसमें अथवा प्रजनन प्रक्रम में केवल एक जीव भाग लेता है, केवल एक जीव भाग लेगा। जब प्रजनन प्रक्रम में केवल एक जीव भाग लेगा तो उसे हम अलैंगिक जनन कहेंगे, और जब प्रजनन प्रक्रम में दो जीव भाग लेते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो आज यहीं तक, और काफ़ी लोग का यह मानना होता है कि बायोलॉजी एक ऐसा विषय है जो रटने का है। तो मेरे दोस्त, बायोलॉजी रटने का नहीं है, समझने का है। यदि आप समझ के पढ़ेंगे तो आसान लगेगी और आपको बहुत ही समझ में आएगा। लेकिन इसे आप एक बोरिंग विषय लेकर समझेंगे, इसे पढ़ने में उब आपको लगेगी, तो ये आपको समझ में कम आएगी। बाद में आप बोलोगे कि रटना पड़ रहा है। तो रटिए ना, वीडियो लेक्चर ध्यान से देखिए और आप पढ़ाई करिए। यदि आप मन से पढ़ाई करोगे तो आपको समझ में आएगी। तो आज हम यहीं तक। अब इसके अगले भाग में हम देखेंगे कि लैंगिक प्रजनन कितने प्रकार का होता है,
अलैंगिक प्रजनन कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों आज यहीं तक।